Hello, yesterday we had a class of straightening, rebonding, smoothing, and first part was done yesterday, and I'm going to tell you about the others of the chapter. Like these are the contents of this chapter. And yesterday we had done the definition, knowledge of hair, knowledge of hair structure, knowledge of bones, client consultation, scalp analysis, product knowledge. Yesterday we discussed up to client consultation. And today we are going to do the other things. The definitions, then the difference, then the straightening temporary method, and the structure of hair, characteristics of hair, then knowledge of bones. Yesterday we discussed about the bones of hair, then client कंसल्टेशन. तो क्लाइंट कंसल्टेशन तक हमारा हुआ था. उसके आगे हम बढ़ते हैं. क्लाइंट कंसल्टेशन के टाइम हमें कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है और ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है. तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि क्लाइंट कंसल्टेशन से ही हमें पता चलता है कि हमें कौन सा सर्विस देना है, क्या करना है, क्लाइंट का कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, सब कुछ हमें यहाँ से ही पता होता है. तो आगे उसके बाद हमें क्लाइंट रिकॉर्ड कार्ड जब हम फिलअप करते हैं और उससे पहले हम स्कैल्प एनालिसिस और हेयर एनालिसिस भी कर लेते हैं. और जब ये कंसेंट फॉर्म या रिलीज फॉर्म भर लेते हैं तो वो लीगली भी हम सेफ हो जाते हैं. उसके आगे का फिर उसका फिनिशिंग रिजल्ट क्या है वो सब. और कल हम बोले थे कि यह हमें डिस्कस करना है. जैसे हमें किसी के साथ किसी के ऊपर ये ट्रीटमेंट करना है तो किसके ऊपर हमें करना चाहिए. जो क्लाइंट या जो हमारे पास आते हैं, जो जिनको हेयर स्ट्रक्चर चेंज करना है या ट्रांसफॉर्म करना है, तो या उनको करना परमानेंट करना है या नहीं, ये सब बातों को हमें ध्यान में रखकर क्लाइंट के अनुसार हमें काम करना है. अगर उनका हेयर अनमैनेजेबल है, फ्रिजी है, वेवी है या कर्ली है तो उनको स्ट्रेट करना है. तो वो हम कंसल्टेशन स्टेज में वो डिसाइड कर लेते हैं कि उनको असल में क्या चाहिए. फिर उसमें कितना टाइम चाहिए, क्लाइंट हमें कितना टाइम दे सकते हैं, वो प्रोसेस के लिए रेडी है या नहीं, तो हमें यह पता होना चाहिए. जो हम ये करते हैं तो 1.5 घंटा से 5 घंटे तक हमें लगता है. और उससे पहले भी जैसे किसी को टेम्पररी करना है, थर्मल स्ट्रेटनिंग करना है, तब हमें जल्दी हो जाता है. तो ये सब बातें हमें ध्यान में रखना है. फिर ये कितने दिनों तक रहेगा, जैसे स्मूथनिंग, स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग ये कर रहे हैं तो 3 से 12 महीने तक वो ऐसा ही रहता है. और डिपेंडिंग ऑन द रिलैक्सर्स या जो क्रीम लोशन जो प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करके ये कितने दिन लास्ट करता है वो डिसाइड होता है. और क्लाइंट को जैसे कैसा रिजल्ट चाहिए, स्ट्रेट, मैनेजेबल, सॉफ्ट, शाइनी हेयर, तो स्ट्रेटनिंग से हमें ऐसे हेयर प्राप्त होते हैं. और ये जो किसी के हेयर पे ब्लीच किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है, तो ऐसे हेयर्स पर हमें स्ट्रेटनिंग करना है कि नहीं. अगर ऐसे हेयर है तो हम स्ट्रेटनिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें कुछ प्रिकॉशन लेना पड़ेगा. उनका सारा डिटेल्स हिस्ट्री हमें लेना पड़ेगा, रिकॉर्ड लेना पड़ेगा. और उन्होंने पहले कौन सा प्रोडक्ट यूज किया था, उसमें क्या केमिकल्स था, उसको हमें पता होना चाहिए. और कम से कम ये 2 हफ्ते पहले होना चाहिए. अगर वो उससे बाद जैसे 1 हफ्ता ही हुआ है, उन्होंने कुछ हेयर कलरिंग किया था, उसके बाद अभी हमारे पास
स्ट्रेटनिंग के लिए आए हैं परमानेंट, तो हमें उनको नहीं करना। तो ये सब बातें हमें ध्यान रखना है। अगर हम करेंगे तब क्या होगा, हेयर्स के जो प्रॉब्लम है, हेयर मैनेज करना मुश्किल होता है, हेयर प्रॉब्लम्स आता है, और उससे स्किन में भी प्रॉब्लम आ सकता है, और केमिकल से जैसे एलर्जी होता है वो हो सकता है, उनका हेयर ब्रेकेज हो सकता है, ब्रेक हो सकता है, डैमेज हो सकता है। तो और विथ स्पेशल केयर लेकर उनके हेयर्स को हमें परमानेंट करने के लिए जाना चाहिए। फिर स्काल्प एनालिसिस। स्काल्प एनालिसिस के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये कंसल्टेशन स्टेज पर ही हमें करना होता है, और कंसल्टेशन स्टेज पर अगर हम इसको नहीं करेंगे तो बाद में हमें पछताना पड़ता है, क्योंकि इसी एनालिसिस से हमें पता चलता है कि क्लाइंट को पहले से ही कोई प्रॉब्लम है क्या, उनका स्काल्प कंडीशन कैसा है, ऑयली है, ड्राई है, या वहाँ पर कोई एलर्जी हमें दिखाई दे रहा है, कोई प्रॉब्लम है, उनको पहले कोई कॉस्मेटिक एलर्जी हुआ था। ये सब हमें उनके साथ डिस्कशन के द्वारा और स्कोप के द्वारा, या हमें जो बोलते हैं डर्मास्कोप भी इसके लिए यूज कर सकते हैं हम, या तो मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर हम इसको चेक करते हैं। और इसके अलावा अभी मॉडर्न टाइम पर ये होता है कि किसी का हेयर पे कुछ ये करना है, तो ट्रीटमेंट करना है, तो उससे पहले अभी हम इस तरह से जो स्क्रीन के साथ अटैच है, ये जो पिक्चर में है, जो हमें स्क्रीन में दिखाई देता है, इधर हमने लिया डायरेक्ट, हमें खाली आंखों से देखना नहीं है, कि उसके वो एक हमें मीडिया मिल जाता है, स्क्रीन के जरिए उसको हम बड़ा करके देख सकते हैं। और ज़्यादा डिटेल्स में और बहुत ज़्यादा अच्छे से हमें देखना है, तो उसके लिए माइक्रोस्कोप है। तो हमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से करना चाहिए, और उस टाइम हमें क्या क्या चेक करना है, उस टाइम हमें उनका स्काल्प का कंडीशन कैसा है, कुछ प्रॉब्लम है वो ध्यान से देखना चाहिए। फिर उसके साथ साथ हेयर का भी एनालिसिस करना है, हेयर डेंसिटी कैसा है, उन हेयर्स का इलास्टिसिटी, पोरोसिटी या टेक्सचर किस तरह का है, क्योंकि इन सब चीज़ों से हमें आगे का कौन सा प्रोडक्ट यूज करना है उसका पता चलता है। फिर एलर्जी अलर्ट टेस्ट। ये टेस्ट जो है, ये हम स्किन पर कोई काम करने से पहले कंपल्सरी है, करना चाहिए। और यह कहाँ पर करते हैं वो भी आप लोगों को पता है, एल्बो के सामने और ईयर के पीछे। अक्सर यह हम हेयर कलरिंग, परमानेंट हेयर कलरिंग यूज करने से पहले करते हैं, लेकिन हमारे सेफ्टी के लिए कोई भी केमिकल हम यूज कर रहे हैं तभी ये तब भी हमें जैसे स्ट्रेटनिंग, पर्मिंग कर रहे हैं, जो केमिकल्स होता है और जो परमानेंट ऑल्टर करते हैं हेयर स्ट्रक्चर को, ऐसे कंडीशंस में यह हमें कर लेना चाहिए। इससे क्या होता है, हमें सेफ्टी मिलता है, और क्लाइंट को अगर कोई प्रॉब्लम होगा, हम उसको डायरेक्ट स्किन पर कभी नहीं अप्लाई करते हैं, लेकिन कभी लग गया या हेयर्स पर भी हमने यूज किया, उससे उसका रिएक्शन स्काल्प तक हो सकता है या स्किन पर आ सकता है। एलर्जी अलर्ट टेस्ट से हमें पहले ही पता चल जाता है कि उनको उस प्रोडक्ट से कुछ एलर्जी है क्या। उसी का ये प्रोसेस है, ये डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगी अभी, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है आज। उसके आगे देखिए प्रोडक्ट नॉलेज। क्या प्रोडक्ट हम यूज करते हैं, कौन सा चीजें हमें बहुत जरूरी है जिसके बिना हम स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग या स्मूथनिंग नहीं कर सकते हैं, वो क्या है। ये देखिए, स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग क्रीम या लोशन, जिसे कभी रिलैक्सेंट या रिलैक्सर भी बोला जाता है। फिर न्यूट्रलाइजर, शैम्पू, कंडीशनर, हेयर सीरम, हेयर स्प्रे। यह जो हेयर शैम्पू, कंडीशनर, हेयर सीरम होता है, ये सब हेयर स्प्रे होता है, ये स्पेशली उन हेयर्स के लिए होना है, उन हेयर्स के लिए हमें देखकर यूज करना है जो स्पेशल ट्रीटमेंट देने के लिए यूज होता है, पहले और बाद में। नहीं तो
हमें जैसा रिजल्ट चाहिए, इफेक्ट चाहिए, ऐसा नहीं मिलता है और बाद में हेयर्स में प्रॉब्लम आ सकता है। फिर ये स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग की क्या है, वो क्रीम क्या है, देखिए अधिकतर ये सब क्रीम फॉर्म में ही आता है, लोशन फॉर्म में बहुत कम होता है। क्रीम फॉर्म में लगाने से ऐसा होता है कि वो अच्छे से हेयर्स पर टिक जाता है, जैसे लोशन लगाने से वो थोड़ा ड्रिप करता है। तो आजकल अधिकतर कंपनियां यह क्रीम बेस में ही बनाते हैं और हर एक कंपनी अपना एक स्ट्रेटनिंग के लिए या आप रिबॉन्डिंग या स्मूथनिंग बोले, सभी के लिए अलग से उसका एक किट बनाकर रखा है। उसका जैसे अगर क्रीम है तो उसका न्यूट्रलाइजर भी है, उसी तरीके से उसका उसी कंपनी का शैम्पू, कंडीशनर, हेयर स्प्रे या हेयर सीरम हमें मिलता है। यह सब अगर एक ही हम जब भी काम करते हैं वो हमें कोशिश करना है कि एक ही कंपनी का हमें प्रोडक्ट यूज करना है, किट से यूज करना है, ताकि हमें अच्छा रिजल्ट मिले। कि अगर हम एक कंपनी से स्ट्रेटनर और न्यूट्रलाइजर यूज किया, लेकिन उसके बाद कंडीशनर दूसरे कंपनी का यूज किया, तब क्या जैसा रिजल्ट आना चाहिए या जो इफेक्ट हमें चाहिए हो सकता है कि ऐसा ना आए। ये हर न्यूट्रलाइजर में देखिए हर एक के साथ ये किट की तरह होता है। क्रीम और न्यूट्रलाइजर होता है, उसके साथ साथ उसका होता है। इधर स्ट्रेटनिंग नंबर 1 स्टेप है, 2 स्टेप है, इसलिए भी इधर 1 2 डाला हुआ है। लेकिन ऐसे स्ट्रेंथ को लेकर, जैसे बहुत ड्राई, बहुत फ्रीजी हेयर है, उसके लिए अलग से, फिर सिर्फ कर्ली हेयर है उनके लिए अलग से इस तरह से नंबर पड़ता है। उसके लिए इस तरह से ये ब्राजीलियन ब्लोअर का है, ये अलग अलग कंपनी का न्यूट्रलाइजर और क्रीम आप लोगों को मिलेगा। और उसके साथ ये है, सब मार्केट में उपलब्ध है। इसके बाद जब ये केमिकल यूज करते हैं तो हमारे मन में ये आता है कि ये कौन सा केमिकल है, और एज ए कॉस्मेटोलॉजिस्ट ये यूज हो रहा है या इसे क्या, क्योंकि केमिकल क्या इफेक्ट हो सकता है या जैसे बाद में उसको बॉन्डिंग किस तरह से है, उस स्ट्रक्चर के ऊपर किस तरह से इफेक्ट हुआ है। तो इसमें देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो मैक्सिमम यूज होता है। उसके बाद रिबॉन्डिंग में अमोनियम थायोग्लाइकोलेट, सोडियम थायोग्लाइकोलेट। फिर स्मूथनिंग में जो यूज होता है वो फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड डायरेक्ट यूज होता है, या जैसे लोशन होता है, क्रीम होता है, उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव। फॉर्मल्डिहाइड से बहुत प्रॉब्लम आया था, इसलिए आप क्या फॉर्मल्डिहाइड रिलीजर साजेस में यूज होता है। और इसका पीएच को थोड़ा सा, ये पीएच के बारे में थोड़ा पता हो, क्योंकि पीएच आप लोगों को एक दिन मैंने बोली थी हेयर फार्मिंग की क्लास में भी, 0 से 14 तक होता है। इसके अलावा 7 न्यूट्रल पॉइंट है। और जब भी हम कोई केमिकल काम करते हैं तो उसको उसका जरूरत पड़ता है कि का जो फॉलिकल्स है, वो हेयर का जो टेक्सचर है, उसको थोड़ा उसके अंदर जाकर हम अल्कालाइन बेस्ड यूज करते हैं, जिससे वो ओपन हो जाता है हेयर का जो क्यूटिकल है यूज करते हैं। और ये जो है उसका पीएच 12 से 10 से लेकर 14 तक होता है। फिर न्यूट्रलाइजर आप लोगों को पता ही है, न्यूट्रलाइजर हाइड्रोजन पेरोक्साइड हम न्यूट्रलाइजर के तौर पर यूज करते हैं। और
यह इसका जो स्ट्रेंथ है वो कम ज्यादा होता है, थोड़ा 5 वॉल्यूम टू 10 वॉल्यूम, जैसा हमें जरूरत है इस तरीके से हम करते हैं। फिर स्ट्रेंथ टेस्ट। स्ट्रेंथ टेस्ट क्या है? स्ट्रेंथ टेस्ट जब हम कोई भी सर्विस देने जा रहे हैं, हेयर स्टाइल और स्पेशली केमिकल सर्विस देने जा रहे हैं, उससे पहले स्ट्रेंथ टेस्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्ट्रेंथ टेस्ट करेंगे तब हमें पता चलता है कि स्ट्रेंथ टेस्ट से कि हमें कैसा इफेक्ट आएगा, कैसा रिजल्ट आएगा, जैसा हमें रिजल्ट चाहिए ऐसा मिल रहा है या नहीं, या टोटल हेयर पर काम करने के लिए हमें कितना समय चाहिए। तो जो ऐसा है कि तो पहले ही हम एक लेयर लेंगे, अगर उसका कोई इफेक्ट अच्छा नहीं आएगा, रिजल्ट नहीं आएगा, वो हमें पहले ही पता चल जाता है। तो एज ए प्रिकॉशन हम आगे वो कंटिन्यू नहीं करना है आगे बाकी हेयर्स पर, अगर उसका कुछ हमें पसंद नहीं आया, कुछ ठीक नहीं आया तो उसके लिए क्या करना है, ये स्टंट टेस्ट में इसको पहले ही करना है, और जैसे पूरा सर्विस करना है इसी तरह से पूरा सर्विस देना है, इसी तरीके से सिर्फ हेयर का एक स्ट्रैंड लेते हैं और वो ऊपर से नहीं लेते हैं, वो जैसे ऐसे पार्टिंग कर लिया, वो थोड़ा नीचे की हेयर की थोड़ा सा एक लटका लेकर, एक स्ट्रैंड लेकर उसके ऊपर हमें पूरा प्रोसीजर करना है। जैसे स्प्रे बॉटल से हमने इधर शैम्पू किया थोड़ा सा, फिर उसको क्लीन किया, फिर उसके ऊपर क्रीम लगाना है, ये रिबॉन्डिंग रिलैक्सर जो भी हम यूज कर रहे हैं करना है, उसका थोड़ा सा मात्रा लेकर इसमें लगाते हैं और उसको पूरा प्रोसेस किया जाता है जैसे मैन्युफैक्चरर का डायरेक्शन है उसी तरीके से। जैसे उसको उसके बाद न्यूट्रलाइज करना है, बीच में वॉश करना है, बीच में कोई कंडीशनर यूज करना है या लास्ट में यूज करना, तो एक लेयर पर ही हम करके देखते हैं और वो इसमें कि इसमें इतना टाइम लगा और उसका रिजल्ट ऐसा आया। ऐसे हमें ये पता हो जाता है कि आगे का इसका कैसा आएगा, रिजल्ट कैसा आएगा और कितना टाइम चाहिए, या ये हमारे पे सही आ रहा है कि नहीं। इसके बाद जब हम ये करने जा रहे हैं स्ट्रेन टेस्ट का रिजल्ट हमें अच्छा आया, हमें पसंद आया कि हम आगे अभी फुल प्रोसीजर करने जा रहे हैं, सारे हेयर्स को हम स्ट्रेट करने जा रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जो प्रोडक्ट हम यूज करने जा रहे हैं उस प्रोडक्ट को लेकर आप चेक कीजिए उसमें डायरेक्शंस क्या है, क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लेना है, या उसका किस तरीके से यूज करना है, क्या उसका कोई मिक्सिंग है, कुछ है ऐसा, या स्पेशल केयर लेना है, या क्या बोला है, कैसे हेयर्स पर ये आएगा, उसको ध्यान से आप पढ़िए और उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए। उसके बाद उसके लिए जो जरूरत है वो मटेरियल्स ले लीजिए सारे। तो जैसे ये प्रोडक्ट्स है स्मूथनिंग क्रीम, लोशन, न्यूट्रलाइजर, शैम्पू, कंडीशनर, हेयर सीरम, स्प्रे, और उसके अलावा जो हमें बहुत ज़रूरत है ये रिबॉन्डिंग हो, स्मूथनिंग हो या स्ट्रेटनिंग, उसमें क्या ज़रूरत है, हेयर स्ट्रेटनर या आयरन, ये जो पिक्चर में रखा है वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसको बार बार हमें करना पड़ेगा। उसके बाद हेयर ड्रायर का भी ज़रूरत पड़ता है, जब हम वॉश कर देते हैं उसके बाद हेयर ड्रायर से पहले हम सुखाते हैं। उसके बाद टॉवेल्स, नेक स्ट्रिप, प्लास्टिक कैप, प्रोटेक्टिव क्रीम, ग्लोव्स, व्हाइट टूथ कॉम या एफ्रो कॉम, स्पैचुला, टाइमर, प्लास्टिक क्लिप, सेटिंग क्लिप, ये सब जरूरी है। इस टाइम हम मेटल यूज नहीं करते हैं, आप लोगों को पता है, कोई भी केमिकल हम यूज करें उस टाइम हमें मेटल चीज बिल्कुल अवॉइड करना है क्योंकि उससे उसका रिएक्शन होता है और जो हमें इफेक्ट चाहिए वो इफेक्ट हमें नहीं मिलता है, उसका क्रॉस रिएक्शन होकर उसका जो बेनिफिट है या उसका जो रिजल्ट आना है वो डिसबैलेंस हो जाता है। उसके बाद एप्लीकेटर, ब्रश या बॉटल जैसे आपको यूज करना है, फिर टेलकॉम, नीडलकॉम या पिनकॉम, रिकॉर्ड कार्ड, ये सब चीजें हमारे लिए, ग्लोव्स, ये बहुत जरूरी चीजें हैं।
अब जब हम ये करने जा रहे हैं तब हमें सेक्शनिंग का भी पता करना है, क्योंकि जब हम हेयर करने जाएंगे तो बहुत पतला पतला लेकर हेयर लेकर सब सेक्शन लेकर उसमें क्रीम या स्ट्रेटनर जो रिलैक्सर है उसको लगाना है। तो ये बेसिक जो 4 पार्टिंग है, 4 पार्टिंग आप लोगों को पता ही है, या 4 पार्टिंग कीजिए या तो इस तरह से 5 पार्टिंग में आपको करना है। फिर अब कैसे हम शुरू करेंगे प्रोसीजर। जो मेन प्रोसेस है वो क्या है, सबसे पहले क्लाइंट को हमें, आप लोगों को सभी को पता है, बहुत आराम से उनको बिठाना है, क्लाइंट बिल्कुल अनकंफर्टेबल फील ना करे। फिर अपना हाथ सैनिटाइज करना है, क्लाइंट को ड्रेपिंग करना है। ड्रेपिंग करना आप लोगों को आता होगा, जैसे टॉवेल सबसे पहले डालते हैं, उसके बाद नेक स्ट्रिप या शैम्पू कैप या प्लास्टिक कैप से उनको रैप करना है। इस टाइम हमें ध्यान रखना है कि वो प्लास्टिक कैप उनका गर्दन पर बिल्कुल ना लगे, उसको टॉवेल से ही, टॉवेल के ऊपर ही लगाइए। फिर क्लाइंट का ज्वेलरी उनको रिमूव करने के लिए बोलिए, और इस टाइम आपको ब्रश या शैम्पू ज़्यादा करके उनका स्काल्प को इरिटेट नहीं करना है। और हेयर स्काल्प एनालाइज करेंगे रिकॉर्ड का, जैसे ये तो हमने पहले ही कर लिया, जैसे स्ट्रेंथ टेस्ट तक हमारा ये हो जाता है। उसके बाद अब क्या है, हेयर्स को सबसे पहली बात है उस हेयर्स को क्लीन करना है, शैम्पू करना पड़ेगा। यह शैम्पू एकदम माइल्ड शैम्पू होना चाहिए और अच्छे से हेयर को क्लीन कर लेना है। और अक्सर हम कंडीशनर का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन कभी अगर आपका डायरेक्शंस में है, निर्माता के निर्देश में है कि आप इससे पहले शैम्पू करके ये अप्लाई कीजिए, तो आपको करना पड़ेगा। फिर क्लाइंट की हेयर नेचुरली ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए, या इतना टाइम नहीं होगा हमारे पास तो ब्लो ड्रायर से ड्राई कर लीजिए। और उसमें क्या, हम मीडियम हीट यूज करेंगे, बहुत ज़्यादा हीट यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा हीट यूज करेंगे क्या, हीट से ऑयल सीक्रेट होने लगता है, आप लोगों को पता है, उसमें नमी आ जाएगा हेयर्स में, स्काल्प से। ठीक, तो उसके आगे हम स्ट्रेंथ टेस्ट करेंगे, उसका टाइम नोट कर लेंगे और उसको हम बाद में वो देखेंगे कि अभी हमें फाइनल इस तरह से बाकी हेयर्स को करना है। और जो हमने पहले स्ट्रेंथ टेस्ट कर लिया उसको क्या करना है हमें कि एक फॉइल पेपर से उसको रैप करके उसको अलग से रख लेते हैं, कि उसको दोबारा हम अभी प्रोसेस नहीं करेंगे, क्योंकि उन हेयर्स पर प्रोसेस हो चुका है, उसको हम अलग से रख लेंगे। उसके बाद अब बाकी हेयर्स पे हमें करना है, जैसे हमने सेक्शन कर लिया, अभी मैंने दिखाई। सेक्शन करने के बाद अगर हमें कोई बेस यूज करना है तो वो बेस यूज करेंगे। बेस मतलब कोई सीरम यूज करना है, कोई क्रीम यूज करने के लिए आपको दिया है, कोई प्रोडक्ट दिया है तो उसको आपको यूज करना पड़ेगा, नहीं तो आप अब क्या करेंगे, सबसे पहले क्लाइंट की सेफ्टी के लिए, उनका स्किन में कोई प्रॉब्लम ना आए, क्रीम ना मतलब वो जो रिलेक्सेंट है वो ना आए, इसके लिए हमें प्रोटेक्टिव क्रीम या स्किन क्रीम उसको लेकर उनके हेयर लाइंस पर और कान के ऊपर वो क्रीम अप्लाई कीजिए, ताकि हम अभी जो भी लोशन या क्रीम यूज कर रहे हैं वो उनके स्किन पर ना आए, उनको प्रोटेक्शन मिले। फिर ये हमारा रिलैक्सन कंटेनर या ट्यूब जो भी है उसको हमें तभी खोलना है, पहले से उसको खोलकर नहीं रखना है। जब हमारा सब रेडी हो गया उसको खोलना है, और जैसे आपको अप्लाई करना है, कभी हम बॉटल से भी अप्लाई करते हैं या एक बाउल में उस क्रीम को निकालकर ब्रश की सहायता या स्पैचुला की सहायता से लगाते हैं। तो इसको इस तरह से बहुत, एक सेक्शन को खोलिए और सब सेक्शन निकालकर बहुत पतला पतला करके उसको लगाइए। और उसको जब लगाएंगे तब क्या करेंगे, बिल्कुल रूट से नहीं लगाएंगे, स्काल्प से नहीं लगाएंगे, 1/2 इंच की दूरी हमें रखना है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, जब भी हम ये क्रीम लगा रहे हैं फर्स्ट टाइम हम कभी भी स्काल्प के पास से वो क्रीम नहीं लगाते हैं। उसके बाद इसे हॉरिजॉन्टल सब्सेक्शन निकालकर एक के बाद एक, जैसे इधर दिखाया, क्रीम लगाना शुरू कर लेंगे। और उसके बाद अगर ज़रूरत है तो उसको इमल्सिफाई करना है, वो हम हाथ से भी करते हैं ग्लोव्स पहनकर, और या इसमें
जैसे ब्रश चलाया है या कम, ऐसे भी हम कर सकते हैं। फिर यह प्रोसीजर सारे सेक्शंस पे एक के बाद एक हम करते जाएंगे। और यह जब स्काल्प के पास का एरिया हम छोड़ देंगे। अब जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट की तरफ क्या करेंगे, जब सब बाकी हेयर्स पे लग गया तो हम जो स्काल्प के पास रूट एरिया पे छोड़ दिया था वो उसमें हम थोड़ा थोड़ा करके लगाएंगे। और हेयर लाइन के पास जो हेयर्स है उस पे लगाएंगे और वो हम टाइम के हिसाब से रख लेंगे। लगभग हमारा टाइम, ये एप्लीकेशन टाइम में जो हम शुरू करते हैं, शुरू से लेकर जब कंप्लीट करते हैं, जैसे ये पिक्चर में देखें, उतने टाइम पर हमारा टाइम मैनेज हो ही जाता है। इसलिए जब भी आपका ये क्रीम लगाना खत्म हो जाता है उसी टाइम ही आप एक स्ट्रैंड अलग अलग एरिया से लेकर वन हेयर स्ट्रैंड लेकर आप उसको चेक कीजिए। उसको थोड़ा खींच कर देखिए, आप देखेंगे उसका इलास्टिसिटी है नहीं, या वो स्ट्रेट हो रहा है, या थोड़ा खींचने से ही अब लग रहा है कि वो जैसे टूट जाएगा। अब इसका मतलब है आपका ये पूरा प्रोसेस हो गया है, तब आपको और ज़्यादा रुकना है ही नहीं। तो आपका टाइम कंप्लीट। आप बाकी जगह से भी चेक कर लीजिए। ये आप क्लाइंट को अनअटेंडेड बिल्कुल मत छोड़िए। ये ज़्यादा टाइम के लिए उनके हेयर्स पर या स्कल के पास इस तरह से लगा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर आपने अलग अलग एरिया से हेयर से लेकर ऐसे खींच कर देखा कि हेयर्स पे वो स्ट्रेट जैसा आ गया है, हेयर्स की इलास्टिसिटी ठीक है, जो आपको स्ट्रेट जैसा दिख ही जाएगा, तो उस टाइम आपको समझ में आ जाना है कि आपका हो गया। अगर नहीं हुआ है, आपको लग रहा है वो पहले की तरह ही कर्ली है, एक हेयर खींचने से आपको पता चलेगा, तो आपको और थोड़ा टाइम रुकना चाहिए, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं। आप 2-3 मिनट में इसको चेक कीजिए, क्योंकि यह बहुत जल्दी रिबॉन्डिंग में बहुत जल्दी हो जाता है। अगर आपको लग रहा है कि ये ठीक हो रहा है, आप सेटिस्फाइड है कि वो स्ट्रेट हो रहा है हेयर, तो उसको पानी से वॉश कर देना चाहिए। फिर जब वॉश किया उसके बाद फिर उसको हमें हेयर्स को सुखाना है। और उसके बाद हम आयरनिंग करते हैं, इसमें इतना नहीं लिखा है। फिर उसके बाद न्यूट्रलाइजर जो है, हमें न्यूट्रलाइजर को जो यूज़ करना है उसको हमें यूज़ करना है। उसके साथ जो किट में आया हुआ है उस न्यूट्रलाइजर को ही हमेशा यूज़ कीजिए। ऐसा कभी ना कीजिए कि आपके पास उस कंपनी का न्यूट्रलाइजर नहीं है तो दूसरी कंपनी का यूज़ किया। ऐसे करने से आपका जो रिजल्ट चाहिए, जो इफेक्ट आना है, वो ऐसा नहीं आएगा। और हमेशा एक्सपायरी डेट चेक कर ही इसको यूज़ कीजिए। फिर इससे क्या होगा, जब हम न्यूट्रलाइजर यूज़ करते हैं तो पहले का जो प्रोसेसिंग हुआ था हेयर्स का, जो बोन्स टूट गया था, तो उसको फिर से वो उसको और आगे का प्रोसेस होने से रोक लेता है, और आगे यह हेयर जो न्यू फॉर्म में आ गया है, स्ट्रेट आया है, तो स्ट्रेट रह जाता है। और ये जो बीच का टाइम है, जो हमने क्रीम को वॉश किया और उसके बाद हेयर को सुखाना, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। चाहे वो स्मूथनिंग हो या स्ट्रेटनिंग हो, वो आप लोग हमेशा ध्यान रखिए। उसको आयरनिंग करना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही न्यूट्रलाइजर लगाना चाहिए। लेकिन हमेशा आप जो है डायरेक्शंस है तो उसको ही फॉलो कीजिए। फिर ये जो न्यूट्रलाइजर का टाइम उसके हिसाब से, प्रोडक्ट के हिसाब से हम रखेंगे, और उसके बाद उसको भी वॉश कर देते हैं और कंडीशनर का अप्लाई करते हैं। और यह कंडीशनर कभी कभी हमें बोलते हैं कि शैम्पू कर लीजिए, उसी कंपनी का जैसा है उसको हमें फॉलो करना है। और उसके बाद हेयर्स को सुखाकर आयरन करना है। तो यह उसके बाद सीरम ज़रूरत है, स्प्रे ज़रूरत है, जैसा है ऐसा हमें यूज़ करना है। और ये जब हम करते हैं तो उसके बाद हमें क्लाइंट को होम केयर के लिए या आफ्टर केयर के लिए उनको बोलना है। यह जब मैंने प्रोसेस इतने सारे बोली, लेकिन उसके बीच में और होता है, कई कई कंपनी का और प्रोडक्ट्स होता है,
जैसे सबसे पहले हमने शैम्पू की सर्विस शुरू करने से पहले शैम्पू की, उसके बाद कोई कोई कंपनी हमें सीरम लगाने देते हैं या कंडीशनर कंपलसरी है, उससे पहले हमें कंडीशनर अप्लाई करते हैं ताकि उन हेयर पर वो जो स्ट्रेटनिंग प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छे से लगे और अच्छा रिजल्ट मिले। फर्स्ट टाइम जो हमने क्रीम लगाया उससे पहले भी अभी जो कभी कभी ज़रूरत पड़ता है कि उसको हम ब्लो ड्राई करके आयरन करें। इसी तरह से जब क्रीम लगाया है उसके बाद उसको क्लीन किया, पानी से हटा दिया, उस टाइम भी हमें कभी सीरम यूज़ करना पड़ता है, कंडीशनर यूज़ करना पड़ता है। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बोला कि पहले अगर उनका हेयर्स का पहले से कोई ट्रीटमेंट किया हुआ, ये कलरिंग किया हुआ था, ब्लीच किया हुआ था। ब्लीच एक बहुत इफेक्टिव है, ये बहुत ध्यान से करना है क्योंकि अगर किसी का ब्लीच किया हुआ हेयर है तो उसमें हेयर डैमेज होने का चांस बहुत रहता है। इस वजह से इन सब हेयर्स के लिए अलग से आता है कि हमने बीच में जब क्रीम हटाया उसके बाद भी हमें कोई स्प्रे, कोई कंडीशनर, कोई सीरम लगाने के लिए होता है, तो उसको फिर हमें उसके ऊपर सुखाकर ये ड्राई करके आयरन करके फिर उसके ऊपर न्यूट्रलाइजर लगाया जाता है। और न्यूट्रलाइजर कितना टाइम लगाना है, अगर किसी के मन में ये क्वेश्चन आया है तो आप लोग सुनिए कि न्यूट्रलाइजर को लगाने के लिए भी हमें वो मैन्युफैक्चरर का डायरेक्शन देखना है और ये अक्सर मिनिमम 10 मिनट्स हमें हेयर्स पर रखना है। तो 10 मिनट्स से 30 मिनट्स तक हम इसको कभी रख लेते हैं, लेकिन इसको हम हमेशा प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरर का जो इंस्ट्रक्शन है उस हिसाब से ही हम इसको यूज करेंगे। तो इस तरीके से हम उसको करते हैं, क्या करते हैं, स्ट्रेटनिंग, रिबंडिंग, स्मूथनिंग लगभग एक जैसा है। अगर किसी को लगता है कि केराटिन या केराटिन ट्रीटमेंट या ब्राजीलियन ब्लोआउट कैसे करते हैं, तो उसका प्रोसेस भी लगभग ऐसा है कि कभी कभी कुछ इसमें लेकिन न्यूट्रलाइजर नहीं रहता है, उसमें शैम्पू रहता है। जैसे क्रीम लगाया उसके बाद उनका जो शैम्पू है उसी को ही अप्लाई करना है, वॉश करना है, उसके बाद उनका सीरम लगाकर इस तरह से ड्राई करके आयरनिंग करना है, फ्लैट आयरन यूज करना है। इस तरीके से केराटिन और ब्राजीलियन जो ट्रीटमेंट है वो सब इस तरीके से किया जाता है। तो हमेशा इसलिए आप लोग उसको ध्यान में रखिए। कॉन्ट्रा एक्शंस, अब कॉन्ट्रा एक्शंस क्या है, आप लोगों को पता है कि कैसे क्लाइंट को हमने कुछ काम कर लिया लेकिन उस काम करने के दौरान या उसके बाद हमने देखा कि क्लाइंट में कोई प्रॉब्लम आया है। जैसे हम काम कर रहे हैं उसके बीच में या उसके बाद में उनको कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। जैसे आप लोग देखिए हेडेक, नौचिया, वॉमिटिंग, प्रोफिल स्वेटिंग, पसीना आना, कभी घुटन सा होना, रेस्टलेसनेस, तो उनका उलझन सा होना, किसी को चक्कर आना, ये सब जब हम केमिकल सर्विस देते हैं उस टाइम होता है। बहुत लोगों को इससे प्रॉब्लम होता है और स्मेल से भी लगता है, या क्रीम जब हम अप्लाई कर रहे हैं हो सकता है उनका पहले से ऐसा कोई हिस्ट्री नहीं है, उन्हें कोई एलर्जी नहीं था या किसी चीज़ का प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन हमने जिस टाइम काम किया उस टाइम ऐसा हो सकता है। हो सकता है उन्होंने यही प्रोडक्ट पहले भी इसी काम में यूज़ किया, जैसे स्ट्रेटनिंग पहले भी किया है हमने, आज जो प्रोडक्ट यूज़ किया है उसी को यूज़ किया था लेकिन उस टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था, और आज लेकिन हमने जब किया तब उनको ये सब प्रॉब्लम हो सकता है। तो इन सब बातों का हमें ध्यान रखना है। किसी को ऐसा प्रॉब्लम होता है तो हमें तुरंत उसका उपचार के लिए देखना है कि उनको, क्लाइंट को सबसे पहली बात है क्लाइंट को अकेले बिल्कुल नहीं छोड़ना, उनके साथ देना है, उनको रेस्ट लेने के लिए देना है, उनको जैसा पानी पीने से ठीक लगता है और कभी उन लोगों को जैसे चाय कॉफ़ी पीने से या ठंडा कुछ पीने से ठीक लगता है तो उनको आप इस तरह से केयर लीजिए। और अगर उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको उनको डॉक्टर से कंसल्ट कराना पड़ेगा। एबनॉर्मल एरिथमा, किसी किसी का स्किन में बहुत लाल सा हो जाता है,
हमने स्किन पर ये यूज़ नहीं करते हैं, हेयर्स पर ही करते हैं, लेकिन स्किन पर इसका असर दिखने लगता है। या हम क्रीम लगाया तो हमें कभी इसका स्किन पर, किसी का स्किन पर लगा तो उसको हमें तुरंत क्लीन कर देना चाहिए। करते हैं, लेकिन बाद में देखें कि उसमें थोड़ा लाल सा हो गया है, जो एब्नॉर्मल एरिथ्मा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा लाल। हेयर लॉस, ये हमने काम कर लिया, कुछ दिनों के बाद से क्लाइंट का बहुत हेयर फॉलिंग होना शुरू हुआ और उनका हेयर लॉस हुआ है। कभी ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, किसी किसी का हेयर बहुत ड्राई फ्रिजी हो सकता है, किसी का हेयर का इलास्टिसिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, बस एकदम स्ट्रेट ही उनका हेयर रहता है, बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है उसमें, ऐसा हो जाता है। और कभी किसी किसी को स्काल्प पे इरिटेशन होता है, खुजलाहट होता है, कभी हेयर बिल्कुल डैमेज हो जाता है, टूट जाता है। अगर हमने उसको ठीक से केयर नहीं लिया, अगर पहले हमने ठीक से कंसल्टेशन नहीं किया, स्काल्प हेयर एनालिसिस सही से नहीं किया, उनका हिस्ट्री पे ध्यान नहीं दिया या टाइमिंग पर हमने ध्यान नहीं लिया, तो ओवर प्रोसेस्ड होकर इस तरीके से हेयर ब्रेक हो सकता है। ये एक पिक्चर है हेयर किस तरह से ब्रेक हो रहा है। तो उसके बाद और डेंड्राफ का बहुत प्रॉब्लम हो सकता है किसी किसी को, थिनिंग हेयर या हेयर जो है वो बहुत वीक हो सकता है किसी किसी का। उसके बाद से हेयर ग्रे होने लगते हैं, स्प्लिट एंड होने लगता है किसी किसी को, और कभी कभी स्किन पर इस तरीके से जैसे अभी इस पिक्चर में है एलर्जी, ऐसा हो जाता है। तो इन सब बातों के लिए हमें प्रिकॉशन लेना है। उसके लिए सबसे पहले हमें कॉन्ट्रा इंडिकेशंस को ध्यान में रखना है। सबसे पहले किसी का कोई मेडिकल हिस्ट्री है क्या, उसको ध्यान में देना है कि उनको ये सब प्रॉब्लम है, कोई सारे उनके प्रॉब्लम इसे सब है या तो हमें नहीं करना है। उसके अलावा ये जैसे है सोरियासिस, एक्जेमा, काट एब्रेशन, किसी का बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है, कॉस्मेटिक एलर्जी है, हेपेटाइटिस, निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, हेयर लॉस, प्रेग्नेंट वोमेन, पोस्टपार्टम बच्चे होने के 6 महीने तक थोड़ा हमें केमिकल सर्विस से दूर रहना चाहिए। तो अगर ये सब है तो हमें, अगर एलर्जी है स्किन का तो वो सब हमें नहीं करना है। उसके बाद है यह सेफ्टी प्रिकॉशंस। सेफ्टी प्रिकॉशंस में क्या है कि हमें कौन कौन सा चीज़ों को ध्यान में रखना है जब हम हेयर स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग या स्मूथनिंग करेंगे। सबसे पहले तो मैन्युफैक्चरर का इंस्ट्रक्शन को ध्यान में रखेंगे, उसमें जो प्रिकॉशंस दिया है उसको ध्यान में रखेंगे। हेयर एंड स्काल्प को अच्छे से एनालिसिस करेंगे और प्रिलिमिनरी स्ट्रैंड टेस्ट जो है वो हम करेंगे। और अगर किसी के स्काल्प में कोई प्रॉब्लम है, इरिटेशन है और लाल सा कुछ दिख रहा है, इसका मतलब उनका हेयर्स में, स्काल्प में प्रॉब्लम है, तभी भी हमें आगे ये सर्विस नहीं देना है। हमें उसके बाद जो एलर्जिक रिएक्शन होता है उसकी वजह से हमें ध्यान देना है कि उनका एलर्जी किसी चीज़ से है क्या, वो सब। और उसके लिए ही एलर्जी अलर्ट टेस्ट जो कंपलसरी हेयर स्ट्रेटनिंग में या हेयर पर्निंग में कंपलसरी नहीं है, लेकिन वो हमें अपनी सेफ्टी के लिए, क्लाइंट की सेफ्टी के लिए और सैलून की सेफ्टी के लिए उसको ध्यान में रखकर हमें एलर्जी अलर्ट टेस्ट कर लेना चाहिए। और अगर ज़रूरत है तो स्काल्प अगर सेंसिटिव है, कभी स्काल्प पर भी हम बेस अप्लाई कर लेते हैं कि स्काल्प के पास, रूट के पास थोड़ा क्रीम या उसी कंपनी का कोई प्रोडक्ट होता है रूट के पास लगा लेते हैं कि वो बाद में स्किन में कोई रिएक्शन ना करें। फिर हमें हमेशा ग्लोव्स का यूज़ करना है और क्लाइंट की को भी वो प्रोटेक्टिव क्रीम लगाना है हेयर लाइन पर, कान के ऊपर, ताकि उनके स्किन पर कोई प्रॉब्लम ना आए। और हमें कोशिश करना है कि उनका स्काल्प पर डायरेक्ट ये क्रीम ना लगे, अगर लगे तो उसको तुरंत क्लीन कर देना चाहिए।
फिर हमें जो टाइम मेंटेन करना है, जो हमने प्रिलिमिनरी स्ट्रेंथ टेस्ट किया उसमें जो टाइम हमने नोट कर लिया, इतने टाइम पर हो जाता है ये प्रोसेस, इतने में रिजल्ट आ जाता है, वो हमें पता होता है। तो हमें उसी तरीके से उसको फॉलो करना है, तो उसको रिजल्ट बाकी हेयर्स पर आराम से आ जाता है उसी टाइम पर। और जब भी हम उसको प्रोडक्ट को हटा रहे हैं, जैसे रिलेक्शन को हटा रहे हैं, तो अच्छे से उसको पानी से बिल्कुल क्लीन करके निकाल लीजिए, बहुत धीरे धीरे हल्के हाथों से। और इसमें भी ये ध्यान रखना है कि बाल उलझे ना, उस टाइम हेयर्स को बहुत केयर के साथ वॉश कीजिए, क्योंकि उस टाइम हेयर्स बिल्कुल उसका बॉन्ड टूटा हुआ रहता है, वो बिल्कुल कमजोर रहता है। उस टाइम अगर हेयर्स को खींचेंगे तो उसका बहुत बुरा असर हेयर पर पड़ता है, जैसे बाद में हेयर फॉलिंग, हेयर लॉस, हेयर डैमेज का प्रॉब्लम है। उसको बहुत केयरफुली हैंडल करना है और न्यूट्रलाइज हमेशा करना है उसको, ताकि न्यूट्रलाइज इसीलिए किया जाता है, पहले का हेयर का जो पीएच लेवल है उसको वापस उसी लेवल में लाना है। जो न्यू फॉर्म दिया, जैसे स्ट्रेटनिंग में हमने उसको स्ट्रेट फॉर्म में लाए हैं, पहले का जो कर्ली वेव्स जो था, कर्ल्स था, उसको हटा दिए हैं, न्यू उसमें लाए हैं, तो वो ऐसे ही होना चाहिए। न्यू फॉर्म में लाए हैं तो उसको उसी तरह से परमानेंट वो ऑल्टर में हो जाए, या उसका स्ट्रक्चर ऑल्टर हो रहा है वो उसी फॉर्म में रहे, उसके लिए न्यूट्रलाइज का यूज करना बहुत आवश्यक है। और अगर पहले से उनका स्ट्रेट किया हुआ है हेयर, तो उसके ऊपर फिर से आपको ये स्ट्रेटनर का क्रीम का अप्लाई नहीं करना है। उनका सिर्फ जैसे मैंने बोली थी कल कि जैसे टचअप या रीटच, क्योंकि उनका रूट से जो आ रहा है न्यू हेयर वो ओरिजिनल शेप में आ रहा है, उसको आपको टचअप करने की है। बाकी हेयर्स पे आप इतने जल्दी नहीं कर सकते हैं, मिनिमम आपको 6 मंथ को वेट करना पड़ेगा अगर आपको कुछ करना है हेयर्स पर। नहीं तो उसके ऊपर दोबारा आप उसको ऊपर क्रीम लगा लेंगे तो क्या होगा, वो हेयर्स बिल्कुल कमजोर होकर टूट सकता है, या डैमेज जिसको बोलते हैं डैमेज हो सकता है। क्लाइंट का कपड़े को आप हमेशा प्रोटेक्ट करके रखिए, उनका कोई जो ड्रैपिंग अच्छे से कीजिए, कोई मेटल की चीज़ आप यूज़ मत कीजिए। उस टाइम हम जो सेटिंग क्लिप या सेक्शनिंग क्लिप लगाते हैं तो उसको भी हम मेटल का यूज़ नहीं करते हैं। हमेशा आइस को, स्किन को प्रोटेक्ट कीजिए, जो प्रोडक्ट यूज़ नहीं हुआ वो डिस्कार्ड कीजिए, और जो बॉटल है या आपका जो कंटेनर है उसको हमेशा अच्छे से बंद करके रखिए। तो ये था हमारा चैप्टर। जो उसके बाद देखिए आफ्टर केयर और होम केयर भी लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे है कि आप जो ट्रीटमेंट हो गया आपका, वो पूरा प्रोसेस ख़त्म कर लिया, उसके बाद आपके हेयर पूरा सेट हो गया, सुखाकर स्ट्रेटनर लगाकर, मतलब फ्लैट आयरन से स्ट्रेट करके सीरम लगाकर छोड़ दिया गया। अब उस हेयर पर आपको पोनी नहीं बनाना है, क्लिप नहीं लगाना है, कोई हेयर एक्सेसरीज, हेडबैंड भी मत लगाइए। आप बार बार उस हेयर्स को टच मत कीजिए, वो हेयर्स को जैसा है ऐसा ही आपको कोशिश करना है, 3 दिन तक ऐसा ही रहे, उसके बाद ही आपकी हेयर वॉश होगी। और फर्स्ट टाइम वो प्रोफेशनल हाथ से ही उसको वॉश करना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो वॉश करेंगे वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें आपको जैसे कंडीशनर यूज़ करना है या हेयर मास्क का प्रयोग करना पड़ेगा, कि वो अच्छे से डीप कंडीशनिंग हो जाए। हेयर मास्क का अप्लाई करके थोड़ा टाइम रुक कर उसको वॉश करना है, फिर करना है इस टाइम। लेकिन आप जितना चाहे कम कर सकते हैं, कम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसके हेयर्स पर आप बाकी कोई चीज़ अप्लाई मत कीजिए। इवन हेडबैंड, एक छोटा सा क्लिप भी मत लगाइए, वो बिल्कुल जैसा है ऐसा ही छोड़ दीजिए। तभी इसका जो रिबॉन्डिंग हुआ है या जो आपने अभी अभी केमिकल ट्रीटमेंट करवाया वो उसी तरीके से रहेगा, आपको रिजल्ट उसी तरीके से मिलेगा। शैम्पू कंडीशनर जो स्ट्रेट हेयर के लिए है, और उसी कंपनी का ही यूज़ कीजिए जिससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और इसके बाद हर बार आपको शैम्पू, कंडीशनर, मास्क
का लगाना पड़ेगा। हेयर मास्क रेगुलर नहीं, लेकिन कंडीशनर और शैम्पू आपको फॉर स्ट्रेट हेयर जो है या स्ट्रेटन किया हुआ हेयर के लिए जो है स्पेशल प्रोडक्ट, उसी को आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ताकि आपकी हेयर का जो स्ट्रेट किया गया है, जो ट्रीटमेंट किया गया वो अच्छे से रहे, वो आगे खराब ना हो, नहीं तो वो वेव्स आ जाएगा जो आप नहीं चाहते हो। ये सीरम लगाना है, और जो अगर हेयर ड्राई लग रहा है, फ्रिजी लग रहा है, तो उसमें सीरम लगाइए। वो क्या, उसमें शाइन बना रहेगा, बाल उलझेगा नहीं। और हेयर कभी वो मत बांधिए। और आपका जो डाइट है उसमें भी ध्यान रखिए कि प्रोटीन बेस्ड चीज़ आप लें। जैसे पानी पीना तो है ही, वो हमारे हेयर और स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा ये जो है नट्स, स्प्राउट्स, ये सब आप लीजिए डाइट में। तो यह और फिर हेयर बांधना तो नहीं है, हेयर स्टाइल बार बार, उसके बाद भी आप हेयर स्टाइल चेंज करना, रोल करना, ये सब जितना हो सके अवॉइड कीजिए। गर्म पानी का बिल्कुल यूज़ मत कीजिए। और हेयर्स को ट्रिमिंग करते रहिए, 1-1.5 महीने में एक बार हेयर रेंज को काट दीजिए। और अगर जैसे टचअप की ज़रूरत है, न्यू ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि रूट से आपका ओरिजिनल हेयर ही ग्रोथ होगा, उसको बीच में आप टचअप करवाइए। और अगर किसी को हेयर डाई करवाना है तो क्या करेंगे, मिनिमम 2 महीने के बाद ही कीजिए। नहीं तो क्या होता है, और वो भी स्पेशल केयर के साथ, वो बहुत ध्यान रखकर, वो स्पेशल, नहीं तो आपके हेयर बिल्कुल डैमेज हो सकता है। तो यह था हमारा ये चैप्टर। मेरे ख्याल से आप लोगों को आ गया होगा सभी को। डेफिनिशन, नॉलेज ऑफ हेयर टेक्सचर, फिर नॉलेज ऑफ बोन्स, क्लाइंट कंसल्टेशन, कैसे क्लाइंट के साथ कंसल्ट करना है, फिर स्काल्प एनालिसिस करना है, क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है, प्रोडक्ट कैसा कैसा आता है, फिर स्ट्रेंथ टेस्ट कैसे करना है, सब प्रोसेस क्या है, और ईयर रिबॉन्डिंग, स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग कैसे करना है, फिर कॉन्ट्रा एक्शंस का क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, और क्या क्या होने से हमें ये नहीं करना चाहिए, और क्या क्या सावधानियां हमें लेना चाहिए, और उसके बाद हमें आफ्टर केयर या होम केयर क्या। तो इधर मैंने देखी हूँ कि आप लोगों ने चैट बॉक्स में कुछ दिए हो। अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं थोड़ा देख लेती हूँ क्या आप लोगों का क्वेरीज है। मैं कोशिश करूँगी कि उसको ख़त्म करूँ। क्या लिखे हैं, आर्थर, आर्थर डिबॉन्डिंग, पॉलिशिंग कब करना है। स्ट्रेटनिंग के बाद हेयर में ऑयल लगा सकते हैं, हाँ लगा सकते हैं, लेकिन तुरंत नहीं। आप 1 वीक के लिए कुछ भी अप्लाई मत कीजिए। 1 वीक जब हो जाएगा उसके बाद आप ऑयलिंग कर सकते हो, कंडीशनर यूज कर सकते हो, हेयर मास्क जो आप घर पे बनाते हो वो भी यूज कर सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में ही ये सब शुरू मत कीजिए। कम से कम 1 महीने तक आप प्रोडक्ट के ही, मतलब जो रेडीमेड प्रोडक्ट आपने जो प्रोडक्ट यूज किया स्ट्रेटनिंग में, उसी कंपनी का जो मास्क है, जो पैक है इसका मतलब, और जो सीरम वगैरह है, वो शैम्पू कंडीशनर वही यूज कीजिए। और उसके बाद आप अपने से भी पैक लगा सकते हैं। और अगर आपको अगर आपको वो करना है हेयर्स को स्टीम देना है, जैसे हम ऑयल मसाज करते हैं उसके बाद स्टीम देते हैं, ये सब भी आप कर सकते हैं। लेकिन ये सब मिनिमम 1 मंथ के लिए रुक जाइए, उसके बाद ही कीजिए। जो हम डीप कंडीशनिंग बोलते हैं वो कर सकते हैं।
पीपीटी शो कीजिए। पीपीटी फिर से देखना है, ठीक है, मैं दिखा दूंगी। दोनों क्लास की पीपीटी चाहिए, ठीक है। अभी मैं दिखा रही हूँ, इसी में ही है सब, अलग अलग मैंने नहीं रखा है इस बार। हाँ, आप लोगों को पता होगा नीमी का यूट्यूब चैनल है, तो आप लोग अपने सेक्शन इंचार्ज से बात करने से पता चलेगा, या ग्रुप में या दूसरे सेक्शन की लड़की स्टूडेंट को, क्योंकि कोलकाता NSTIW कोलकाता के स्टूडेंट्स को शायद पता है, उन लोगों से भी बात करेंगे। मैं NSTIW कोलकाता से हूँ, तो आप लोगों को वो यूट्यूब का लिंक मिल जाएगा। नीमी में जो जो क्लास नीमी का होता है उसका यूट्यूब में अपडेट होता है, तो आप लोगों को उसमें अभी तक जितना क्लास, सिर्फ मेरा नहीं, कॉस्मेटोलॉजी का ही नहीं, सभी ट्रेड्स की जितने सारे क्लास हुआ है सभी का यूट्यूब में अपलोड हुआ है, तो आप लोगों को उसमें से मिल जाएगा। स्ट्रेटनिंग और रिबॉन्डिंग और स्मूथनिंग में कोई फर्क है? हाँ, फर्क है उसका रिजल्ट का, और उसका जो प्रोसेस है उसमें थोड़ा फर्क है, ठीक है। मैं फटाफट आप लोगों को स्लाइड दिखा रही हूँ। यूट्यूब चैनल, आप लोग कोई भी NSTIW कलकत्ता की स्टूडेंट से आप लोग ट्रेनिंग्स के साथ बात कीजिए, उन लोगों से आप लोगों को यूट्यूब चैनल का वो लिंक मिल जाएगा। इस टाइम मुझे याद नहीं, वो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो शुरू से आप लोगों को मैं पीपीटी फिर से एक बार दिखा रही हूँ, फिर से एक बार देख लीजिए। सबसे पहले ये था डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? हेयर स्ट्रेटनिंग, हेयर रिबॉन्डिंग और हेयर स्मूथनिंग। मैंने इसको एक ही पेज पे रखा है ताकि आप लोग उसका डिफरेंस खुद ही देख पाओ, पढ़ पाओ। तो ये हेयर स्ट्रेटनिंग में क्या है, वो टेम्पोररी मेथड इधर बोला गया है। रिबॉन्डिंग जो उसका बॉन्ड तोड़ देते हैं, उसका ये स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं। और उसके बाद हेयर स्मूथनिंग, जिसमें ये हेयर रिबॉन्डिंग या स्ट्रेटनिंग जो बोलते हैं, असल में इन सभी को स्ट्रेटनिंग ही बोल सकते हैं, लेकिन क्या होता है स्मूथनिंग में जो लुक आएगा, जो हेयर्स में फिनिशिंग के बाद जो ऐसा आएगा, वो बिल्कुल फ्लैट जैसा लुक नहीं देता है, वो नेचुरल लुक देता है और स्ट्रेट हो जाता है हेयर। और रिबॉन्डिंग में भी वही होता है, लेकिन रिबॉन्डिंग ज्यादा दिन तक रहता है और उसमें एक फ्लैट लुक आता है। स्मूथनिंग इतना ज्यादा दिन तक नहीं चलता है, ये डिफरेंस था। ये स्लाइड आप लोगों ने देखे होंगे, क्या स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग में क्या डिफरेंस है। उसके बाद ये थोड़ा सा, ये हेयर स्ट्रेटनिंग बोलने से असल में सभी हेयर स्ट्रेटनिंग ही है, मतलब नाम से हेयर स्ट्रेटनिंग है, लेकिन कुछ टेम्पोररी मेथड है, कुछ परमानेंट है। परमानेंट में भी लगभग एक ही तरीका है, कुछ स्ट्रॉन्ग केमिकल यूज कर रहा है या दूसरा केमिकल यूज कर रहा है, कोई किसी को प्रोसेसिंग टाइम कम चाहिए, ज्यादा चाहिए, और उसका जो रिजल्ट है किसी किसी में, और जो काम कर रहे हैं इसमें और एक डिफरेंस है। जैसे हेयर्स में हम काम कर रहे हैं, हेयर्स का स्ट्रक्चर के ऊपर इसका इफेक्ट थोड़ा अलग अलग सा है। जैसे किसी का हेयर्स पर उसका इफेक्ट क्या हो रहा है कि उसका बॉन्ड जो है या नेचुरल जो उनका बॉन्डिंग है या जो स्ट्रक्चर है उसको हम तोड़ देते हैं, और दूसरा अभी स्ट्रेट बॉन्ड जो है उसको हम ऊपर से डाल रहे हैं कि न्यू फॉर्म करा रहे हैं। और दूसरे में क्या, जैसे केराटिन ब्राजीलियन, उस ऊपर से एक कोटिंग डाल रहे हैं, लेवल एक मतलब डाल रहे, लेयर डाल रहे हैं कि उसमें हेयर के ऊपर कोटिंग करने के बाद वो स्ट्रेट ही रहे। फिर ये टेम्पोररी मेथड स्ट्रेटनिंग का, फिर यह क्या है, कितने दिन तक रहता है वो, फिर हेयर स्ट्रक्चर कैसा है, किस चीज से बना है वो सब, फिर हेयर कैरेक्टरिस्टिक्स, ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर इसका लाइफ साइकिल या ग्रोथ साइकिल भी बोल सकते हैं। ये हेयर बोन्स का जो है पेप्टाइड बॉन्ड, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड। आप लोग हमेशा ध्यान रखिए, 2 बॉन्ड हमारे लिए बहुत जरूरी है, डाइसल्फाइड बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड। और जो केमिकल अधिकतर हम यूज करते हैं, क्या ये डाइसल्फाइड बॉन्ड को तोड़कर हम रिबॉन्डिंग में डाइसल्फाइड बॉन्ड को तोड़कर
उसको फिर न्यू फॉर्म में लाते हैं, न्यू फॉर्म देते हैं। ये बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है, तो इसको हमेशा याद रखिए। डाइसल्फाइड बॉन्ड जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है जिसको तोड़ना पड़ता है केमिकल यूज करके। और हाइड्रोजन बॉन्ड ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोई हेयर स्टाइल करे तो हाइड्रोजन बॉन्ड आराम से टूट जाता है, लेकिन इसको जब हम सुखा देते हैं या वो पहले की तरह आ जाता है। जैसे हेयर स्टाइल किया, कोई क्रीम लोशन लगाया, हीट डाला, ब्लो ड्राई किया, फ्लैट आयरन यूज किया, उसका हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाता है, लेकिन उसको वॉश कर दिया फिर पहले की तरह हो जाता है, तो वह हाइड्रोजन बॉन्ड। मैडम काइंडली कंक्लूड प्लीज, ऑलरेडी टाइम अप। ओके, फिर आप लोग फिर देख लीजिए। क्लाइंट कंसल्टेशन, स्काल्प एनालिसिस, एलर्जी अलर्ट टेस्ट, ये प्रोडक्ट नॉलेज था। हेयर से उसके बाद ये था केमिकल्स क्या क्या यूज होता है, ये आप लोगों का नाम पता होना चाहिए। स्ट्रेंथ टेस्ट, मटेरियल्स, सेक्शनिंग प्रोसीजर, contractions, contraindications and substitutions, आफ्टर केयर, होम केयर जो बहुत जरूरी है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर पार्टिसिपेशन, थैंक यू ऑल।